आवत पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। जैसा कि मैंने पिछले अंक में वादा किया था कि इस बार वो जो राष्ट्रीय मौद्रिक पाइपलाइन है जिसमें तमाम चीज़ें लीज पर देने की बात हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि सरकार के पास इतने संसाधन नहीं हैं, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, योजनाएं हैं, सोच है। और वो सोच की दिशा क्या है ये बात की बात है, सही है गलत है ये तो बाद में तय होगा, लेकिन सरकार के पास इतनी धनराशि, इतने संसाधन हैं ही नहीं कि वो अपनी योजनाओं पर अमल कर सके। इसीलिए राष्ट्रीय मौद्रिक पाइपलाइन की घोषणा हुई, यानी तमाम चीज़ें लीज पर दे दी जाएंगी या बेच दी जाएंगी। अब उस बेचने का किस्सा मैंने ये भी कहा था कि तमाम देशों में इस तरह के प्रयास होते रहे हैं। तमाम नेता बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हैं और उन पर अमल के वक्त हाथ पैर फूलते हैं क्योंकि पैसे नहीं होते। तो अगर बहुत दूर ना जाएं तो मैं आपको कुछ 100, 125, 150, पौने 200 साल पहले का भारत का ही एक किस्सा सुना देता हूं, सुन लीजिए। और उसकी शुरुआत होती है 1831 में। 1831 में कलकत्ता से एक अखबार निकलता था, उसका नाम था कैलकटा जॉन बुल। ये अजीब सा लगता है किसी अखबार का नाम कैलकटा जॉन बुल, लेकिन उस अखबार का नाम यही था और यही अखबार बाद में चलकर स्टेट्समैन बना। जॉन बुल बहुत बेहतरीन किस्म की पत्रकारिता के लिए जाना जाता था। उस ज़माने में भी दूर दूर से लोग, बहुत ज़्यादा उसका प्रसार नहीं था, लेकिन बहुत दूर दूर से लोग कैलकटा जॉन बुल अखबार की प्रतियां खरीदते थे और सहेज कर रखते थे। उनको मालूम था कि जॉन बुल में अगर कोई खबर छपी है तो वो गलत नहीं हो सकती। अब इसका किस्सा जुड़ता कैसे है? जो 100 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री की घोषणा है लाल किले से, गतिशक्ति योजना का जो कार्यक्रम है, उससे ये इस तरह जुड़ता है कि 1831 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक हुआ करते थे और विलियम बेंटिक के ज़माने में ईस्ट इंडिया कंपनी थी और उनकी हालत ख़राब थी, पैसे नहीं थे। सारी कमाई के बाद लड़ाई भिड़ाई में, झगड़ों में, युद्ध में इतने पैसे खर्च हो जा रहे थे कि लोगों की तनख्वाह देने तक के भी पैसे नहीं बचे थे और ये पैसे कहीं से आ नहीं सकते थे, सिवाय इसके कि विलियम बेंटिक जैसा कोई दिमाग हो जो ये सोचे कि कुछ बेच दें तो हो सकता है उतने पैसे मिल जाएं। जैसे अभी रेलवे, एयरपोर्ट और तमाम चीज़ें, गोदाम, स्टेडियम, ये सब लीज पर देने की बात है, बेचने की बात है। उसी तरह विलियम बेंटिक के दिमाग में उस समय आया था। ये खबर पता नहीं कैसे जॉन बुल को लग गई, उस अखबार को, और उसने ये खबर छाप दी। वो उसी साल 1831 में ही छपी ये खबर, जिसमें यह बताया गया कि सरकार ने तमाम पुरानी इमारतें बेचने का फैसला किया है ताकि उसको उससे पैसे मिल जाएं। अब उसमें क्या क्या था? उसमें सबसे पहली जो नज़र पड़ी सरकार की और उनके जो लोग थे उनकी, वो मोती मस्जिद थी आगरे की, और मोती मस्जिद को बेच दिया गया, उसको तोड़ दिया गया, उसके सारे चीज़ें निकाल के एक एक पुर्जा, जो भी ईंट, दरवाजे, जो कुछ भी लगे हुए थे, जितनी नक्काशी थी, सब बेच दी गई, ख़त्म हो गया। शाही हमाम बेच दिया गया और उसी में ये लिखा था कि अगला जो लक्ष्य है वो ताजमहल है, ताजमहल को बेच दिया जाएगा और उसका जो संगमरमर है उससे बहुत सारे पैसे मिलने की उम्मीद है। अब ये मालूम नहीं था कि कितना संगमरमर बिकेगा, कितने पैसे का बिकेगा, और मोती मस्जिद का तो पता चल गया था कि वो 1,25,000, 1.25 लाख रुपए में बिकी। पूरी बिल्डिंग, पूरी इमारत 1.25 लाख रुपए में बिक गई। ताजमहल का दाम तय नहीं किया सरकार ने और कहा कि इसकी नीलामी कर दी जाएगी, जो सबसे ज़्यादा पैसे देगा उतना मान लिया जाएगा। तो जब पहली नीलामी की तारीख आई तो 2 लाख रुपए की बोली लगी, लेकिन सरकार ने उसे बेचा नहीं। उसने कहा कि 2 लाख रुपए बहुत कम है ताजमहल के लिए।
तो एक नई तारीख तय की गई कि इस तारीख को नीलामी होगी। अब ये सारा किस्सा इंग्लैंड से एक लड़की, फैनी पार्क्स नाम था उनका, वो उसकी शादी हुई भारत में और वो भारत आई अपने पति के साथ रहने, और उसका पति इलाहाबाद के एक बर्फ़खाने में काम करता था। कोई सरकारी मुलाजिम नहीं था, बर्फ़खाने में काम करता था, लेकिन रसूख उसका भी था क्योंकि अंग्रेज़ों के साथ उठना बैठना और उनके लिए काम करना ये था। तो फैनी पार्क्स इलाहाबाद में रहीं और वो घूम घूम के देखती रहती थी, चीज़ें समझने की कोशिश करती थी। एक बहुत बड़ी ट्रैवल राइटर हुई वो बाद में, और उनकी जो मशहूर किताब है, जिस किताब के हवाले से ये किस्सा मैं आपको सुना रहा हूँ, उस किताब का नाम था वैंडरिंग्स ऑफ अ पिलग्रिम इन द सर्च ऑफ द पिक्चरस्क। इतना लंबा चौड़ा नाम उन्होंने लिखा और वो करीब 900 पेज की किताब है, मामूली किताब नहीं है। और उस समय के भारत को समझने के लिए शायद इससे बेहतर कोई किताब उपलब्ध है भी नहीं। वैंडरिंग्स ऑफ अ पिलग्रिम इन सर्च ऑफ द पिक्चरस्क। वो अपने आप को तीर्थयात्री कहती थी फैनी पार्क्स। तो फैनी पार्क्स ने लिखा कि जॉन बुल वो भी खरीदती थी, उनके यहाँ घर में भी आता था, और कलकत्ते से इलाहाबाद अखबार आने में समय लगता था। जब उन्होंने ये खबर पढ़ी कि ताजमहल बिकने वाला है, तो फैनी पार्क्स को बहुत गुस्सा आया अपने आप पर और सरकार पर और इंग्लैंड में बैठे हुए लोगों पर कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं कि वो ताजमहल, जो दुनिया की एक नायाब इमारत मानी जाती है, उसको बेच दे, और 2 लाख रुपए में। तो फैनी पार्क्स ने तय किया कि वो इससे पहले कि ताजमहल बिक जाए और उसको गिरा दिया जाए, उसका संगमरमर बेच दिया जाए, वो एक बार फिर से ताजमहल देखना जाएंगे। और उन्होंने, चूँकि उस ज़माने में ठग वगैरह बहुत होते थे, तो सड़क के रास्ते से यात्रा करना कठिन होता था, इसलिए फैनी पार्क्स ने इलाहाबाद से वो आई कासगंज तक और नाव से आई। उस नाव की यात्रा का भी उन्होंने विवरण दिया है कि ऐसा हुआ और वैसा हुआ, लेकिन वो नाव से कासगंज पहुंची और वहां से आगरा गई। अब फैनी पार्क्स ने जो डिस्क्रिप्शन लिखा है, जो विवरण दिया है उस पूरे बातचीत का और कैसे ताजमहल को बेचने का प्रयास हुआ, तो जब अगली बोली की तारीख आई तो उस पर यह हुआ कि इसका दाम बढ़ा दिया जाए, और बढ़ाकर वो 6 लाख रुपए हुआ। जो आदमी पहले बोली लगा के गया था 2 लाख रुपए की, उसका नाम सेठ लक्ष्मीचंद था, मथुरा के रहने वाले थे वो। सेठ लक्ष्मीचंद ने ही अगली बोली भी लगाई, और उनकी इच्छा थी, वो कहते थे कि मैं इस संगमरमर से अपने आराध्य देव का एक बहुत विशाल भव्य मंदिर बनवाऊंगा, और वो मथुरा में या वृंदावन में होगा। तो सेठ लक्ष्मीचंद बहुत पैसे वाले आदमी थे। उस ज़माने में बहुत सारी छोटी रियासतें ऐसी थीं जिनको सेठ लक्ष्मीचंद पैसे दिया करते थे। उनका कारोबार बहुत बड़ा था, और सेठ लक्ष्मीचंद की इसी खूबी की वजह से कोई उनको कुछ कहता भी नहीं था। तो उनका व्यापार, उनका काम आसानी से चल जा रहा था। सेठ लक्ष्मीचंद ने बोली लगाई, लेकिन तब तक भारत में भी और तमाम जो खुफिया एजेंसियां थीं उनकी रिपोर्ट थी, और इंग्लैंड में भी सबने ये कहा कि अगर ऐसा हुआ तो खुफिया रिपोर्टों में कहा गया था कि देश में, भारत में बहुत बड़े पैमाने पर दंगे हो सकते हैं। ताजमहल का हाल उन दिनों कोई बहुत अच्छा नहीं था। उसमें लोग गाय बकरी भैंस बांधते थे और भेड़ें बांधते थे, और जो उसका चबूतरा था संगमरमर का, उस पर गाने का इंतज़ाम होता था और नाच होता था, और तमाम अंग्रेज़ जो अधिकारी वहाँ नियुक्त थे आगरे में, वो वहाँ अपनी पत्नियों या अपने मित्रों के साथ नृत्य के लिए जाया करते थे। ये ताजमहल का हाल था 1831 में। ये फैनी पार्क्स ने इसका पूरा एक एक हिस्सा लिखा है। अब उसी जॉन बुल की खबर, और वो अखबार लेकर फैनी पार्क्स वहाँ पहुँची, हंगामा खड़ा हुआ, तो सरकार ने, गवर्नर जनरल ने, विलियम बेंटिंक ने
अपने कदम पीछे खींच लिए। ताजमहल को बेचने का फैसला रोक दिया गया, वरना वो उस समय बिक जाता। और बिक क्यों जाता? जैसा मैंने पहले कहा कि जब सरकारों के पास, हुक्मरानों के पास, हाकिमों के पास पैसे नहीं रह जाते, संसाधन नहीं रह जाते और उन्हें अपनी हुकूमत चलानी होती है, तो वो जो कुछ उपलब्ध हो और जिसको भी वो बेच सकते हों वो बेच देते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है कि कोई पहली बार कोई सेठ लक्ष्मीचंद हुए हैं जो ये खरीद रहे हैं। ऐसे सेठ उनके पहले भी हुए होंगे और आज भी तमाम ऐसे सेठ होंगे जो लक्ष्मीचंद की तरह ही दिखाई देंगे कि वो जो कुछ भी मिल रहा हो उसे खरीद लें, क्योंकि उनको उम्मीद है। वो तो अपने आराध्य देव के लिए मंदिर बनाना चाहते थे, बाकी लोग मंदिर ना बनाना चाहते हों, कुछ और बनाना चाहते होंगे। तो कोई न तो सेठ लक्ष्मीचंद बदले हैं, न गवर्नर जनरल की तरह की सोच बदली है, न हिंदुस्तान बदला है। कुछ नहीं बदला इस देश में, सब कुछ वैसा ही है। सिर्फ हम कई पीढ़ियों बाद वही सब होते हुए, लगभग वही सब दोहराए जाते हुए देखने के लिए बाध्य हैं। हम जानते हैं कि ये सरकारें इसी तरह होती हैं, सरकारें इसी तरह चलती हैं, इसी तरह चलाई जाती हैं। और कोई भरोसा नहीं कि जब तक जनता के बीच में ये सोच न हो कि ऐसी सरकार चलाने के लिए अपनी निजी थाती बेच देना कोई अच्छी बात नहीं है, तब तक हम मजबूरन कई बार खुली आंखों से और कई बार बंद आंखों से यही देखने को विवश होंगे। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में जब भेंट होगी तब किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अवध पंच देखते रहिए और हमें लिखिए awadhpanch@gmail.com पर। जब अगला अंक आएगा तब तक के लिए प्रतीक्षा करिए और देखिए कि उसमें ऐसा क्या नया हो सकता है जो आपकी सलाह और आपके जो सुझाव हैं उसके आधार पर मैंने करने की कोशिश की है। तो अगले अंक में आपसे भेंट हो, तब तक के लिए राम राम भैया।